हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशंस आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और द लर्निंग सिचुएशन किसके मेन पहलू हैं, मेन एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सभी आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के मेन एस्पेक्ट्स हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो आपको बताना है कि जो एक्सपेरिमेंट मेथड है उससे हम क्या टेस्ट करते हैं, किस चीज को टेस्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंट मेथड की, जो एक्सपेरिमेंट है एक इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पर हम किसी हाइपोथेसिस को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हाइपोथेसिस। यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो एक्सपेरिमेंट मेथड है यहाँ पर हम कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इनके बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एक्सपेरिमेंट मेथड है यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है और साथ में आपको याद रखना है कि इस मेथड में वेरिएबल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जाता है और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो कंट्रोल्ड सेटिंग में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रोपेगेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि जो इंटेलिजेंस की टू फैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो जो टू फैक्टर थ्योरी है इसे चार्ल्स स्पीयरमैन ने डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। यदि हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात करें तो आपको याद रखना है कि जो टू फैक्टर थ्योरी है इसे स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है और इन्होंने बात की है कि इंटेलिजेंस में दो फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी का मतलब है जनरल फैक्टर और एस का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर। तो आपको याद रखना है कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अनुसार जो इंटेलिजेंस है इसमें कुछ जनरल फैक्टर होते हैं और कुछ आपके स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अनुसार जो व्यक्ति है कुछ तो उसमें जनरल इंटेलिजेंस होती है, जनरल फैक्टर होता है और कुछ उसमें स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। इसके अलावा यदि हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो एल्पोर्ट है, कैटल है, आइजैक है, इन सभी ने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है और इन सभी की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है ये सभी आपके ट्रेट अप्रोच पर बेस्ड है। यदि हम बात करें एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की तो इन्होंने अपनी ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स की बात की है। यदि हम आइजैक की बात करें जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो अपना पर्सनैलिटी का मॉडल डेवलप किया है इसमें उन्होंने पर्सनैलिटी को तीन यूनिवर्सल ट्रेट्स में डिवाइड किया है। ये तीन ट्रेट्स हैं, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी और थर्ड वन है साइकोटिसिज्म। इसी के साथ यदि आपको इन थ्योरीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप यहाँ ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 16 pf इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो आपको बताना है कि जो 16 pf है इसका इस्तेमाल किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो जो 16 pf यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर हैं इसका इस्तेमाल पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, उसे असेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी। यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो 16 पीएफ यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है इस टेस्ट को रेमंड बी कैटल के द्वारा डेवलप किया गया है और जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है जो कि ट्रेड अप्रोच पर बेस्ड है और इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की है। यदि हम इन 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को देखें तो ये हैं एब्स्ट्रैक्टनेस, एप्रीहेंशन, डोमिनेंस, emotional stability, liveliness, openness to change, perfectionism, privateness, reasoning, rule consciousness, self-reliance, sensitivity, social boldness, tension, vigilance और warmth। तो ये जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं ये रेमंड कैटल के द्वारा दिए गए हैं। एक बार आपने इनको देख लेना है, हो सकता है एग्जाम में कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टाइप नहीं है। तो जो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टाइप नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, जीरो ट्रांसफर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लेटरल ट्रांसफर है, सिक्वेंशियल ट्रांसफर है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है, ये सभी आपके पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स हैं। अब यदि हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो जब हम किसी एक जगह सीखी चीज को किसी दूसरी जगह अप्लाई कर पाते हैं तो इस चीज को हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपनी मैथ्स की नॉलेज का इस्तेमाल करते हो फिजिक्स में, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यदि हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। यदि हम बात करें पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो जब किसी एक जगह सीखी चीज किसी दूसरी चीज को सीखने में, लर्न करने में हेल्प करती है तो उस चीज को हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि आपकी जो मैथ्स की नॉलेज है वो आपको फिजिक्स में हेल्प कर रही है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। तो जब पहले से सीखी चीज किसी नई चीज को सीखने में रुकावट पैदा करती है तो उस चीज को हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें हिंदी पहले से आती है, तो यदि हम कोई नई लैंग्वेज को लर्न करेंगे तो वहां पर हमें क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी आएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो रहा है, ना ही पहले से सीखी चीज किसी नई चीज को सीखने में रुकावट पैदा कर रही है, ना ही पहले से सीखी चीज किसी नई चीज को सीखने में हेल्प कर रही है। तो मतलब कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स समझ आ गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। तो आपको बताना है कि जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है यानी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है, इसका सेंटर क्या है, इसका केंद्र क्या है। तो जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है इसका केंद्र लर्नर होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लर्नर। मतलब कि जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है यहाँ पर लर्नर को बीच में रखकर, लर्नर को सेंटर में रखकर हर चीज तैयार की जाती है, हर चीज लर्नर के हिसाब से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो IQ ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इज ड्यू टू। तो आपको बताना है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका IQ कम होने के पीछे का क्या कारण है। तो उनका IQ कम होने का कारण है डेप्राइव्ड एनवायरनमेंट यानी वंचित वातावरण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेप्राइव्ड एनवायरनमेंट। मतलब कि जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उन्हें सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनका जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, वो कम रहती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मैस्लोज थ्योरी आर। तो आपको बताना है कि जो मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स है उसमें सबसे पहले लेवल की नीड कौन सी है। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो सबसे पहले लेवल की नीड है वो है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। यदि हम फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो उसमें हमारी बेसिक नीड आ जाती है, मतलब कि हमारे सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वो नीड्स आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है, जैसे कि खाना, पानी, कपड़े, स्लीप हो गया, ये सभी क्या है, आपकी बेसिक नीड्स हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। तो इन नीड्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल नीड्स। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जब हमारी बायोलॉजिकल नीड्स यानी जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद सेफ्टी नीड आती है, उसके बाद आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर उसके बाद सेल्फ एस्टीम और सबसे ऊपर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज रिटन बाय। तो आपको बताना है कि ये जो बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक को फ्रॉइड ने लिखा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज। तो आपको बताना है कि जब हम अपनी ही थिंकिंग के बारे में थिंक करते हैं, मतलब कि अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग।
यदि हम बात करें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक इंडिविजुअल अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, एक्सपीरियंसेस को खुद ही एनालाइज करता है, उनके बारे में सोचता है, चिंतन करता है और उन्हें एग्जामिन करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसी के साथ हमारे पास एक और मिलती जुलती टर्म आती है जो है मेटाकॉग्निशन। जो मेटाकॉग्निशन है इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जो मेटाकॉग्निशन है एक ब्रॉडर टर्म है और इसमें हम अपने थॉट्स प्रोसेसेस को सोचने के साथ साथ हमारी उनके प्रति अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ये भी इसमें शामिल रहती है। और कैसे हम अपनी कोग्निटिव प्रोसेसेस को कंट्रोल में करते हैं, कैसे वो चीजें हो रही है, ये सारी चीजें भी आपकी मेटाकॉग्निशन में आती है। Next question is, id, ego and super ego are the structural part of। तो पूछा गया है कि जो id, ego और सुपर ईगो है, यानी इदम, अहम और परा अहम है, ये किस संरचना के भाग हैं, किसके स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो हम जानते हैं कि ये पर्सनैलिटी के पार्ट हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इन रीडिंग। तो आपको बताना है कि पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य परिभाषिक शब्द कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें पढ़ने में डिफिकल्टी आती है तो इस चीज को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है ये रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें की डिसलेक्सिया होता है उन्हें किसी चीज को पढ़ने में कठिनाई होती है, डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संगीता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर सी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस। द गाइडेंस इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जो संगीता है वो स्वयं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है, लेकिन किसी अडल्ट की प्रेजेंस में या फिर पीयर गाइडेंस यानी फ्रेंड्स की गाइडेंस में वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रही है। तो आपको बताना है कि ये जो गाइडेंस है, इस गाइडेंस को हम क्या कहते हैं। तो ये जो गाइडेंस है, ये जो हेल्प है, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्कैफोल्डिंग। यदि हम बात करें स्कैफोल्डिंग की, तो जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है। जो स्कैफोल्डिंग है इसका मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, मतलब कि यहाँ पर इंडिविजुअल को हेल्प तब तक दी जाती है जब तक वो किसी टास्क को अकेले करने में कैपेबल नहीं हो जाता। अब मान लीजिए कि ये जो एरिया है, ये जो जोन है, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम को बच्चा अकेले सॉल्व कर दे रहा है। तो इस जोन को हम क्या कहेंगे, ये उस बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट का जोन है। अब इसके बाहर जो ये वाला एरिया है, इसमें वो प्रॉब्लम है जिनको बच्चा अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन किसी अडल्ट की गाइडेंस में, उसके दोस्तों की गाइडेंस में वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। तो इसको हम उस बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। और यहाँ पर जो अडल्ट और जो दोस्त उसकी हेल्प कर रहा है, उस अडल्ट को, उस फ्रेंड को हम क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। और यहाँ पर जो हेल्प की जा रही है, मतलब कि जो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, इस गाइडेंस को, इस हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दी। तो आपको बताना है कि जो डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की है कि जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलती है, मतलब कि जो डेवलपमेंट है ये तब से शुरू हो जाती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और ये थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। और जो डेवलपमेंट की पहली स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। यहाँ पर जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में होता है और जो डेवलपमेंट है वो आपके वूम से शुरू हो जाती है, कॉन्सेप्शन से शुरू हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रीनेटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज बीन गिवन बाय। तो आपको बताना है कि मेमोरी का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी है इसे एटिंगशन और शिफरिन के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एटिंगशन एंड शिफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोशाच इंकब्लॉट टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है कि जो रोशाच इंकब्लॉट टेस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है।
तो यदि हम बात करें रोशाच इंक टेस्ट की, तो इस टेस्ट को हर्मन रोशाच के द्वारा डेवलप किया गया था और इस टेस्ट के इस्तेमाल से हम पर्सनैलिटी को असेस करते हैं और ये पर्सनैलिटी को असेस करने की एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज ऑफ डैश टाइप्स। तो आपको बताना है कि गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, जिसमें इन्होंने बात की है कि जो इंटेलिजेंस है वो 8 टाइप की होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 8। अब यदि हम बात करें कि ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस कौन कौन सी है, तो ये हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence और naturalistic intelligence। Next question is the last stage of psychosexual development is। तो आपको बताना है कि जो psychosexual development है, इसकी last stage कौन सी है। यदि हम बात करें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, तो जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है और इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस दी हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो लास्ट स्टेज है वो है जेनाइटल स्टेज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। तो आपको बताना है कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, जब हम इन दोनों को एसोसिएट करते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंडीशनिंग। जो कंडीशनिंग है, ये लर्निंग की एक सिंपल फॉर्म होती है जहां पर हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में साहचर्य स्थापित करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। तो आपको बताना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी जो पीयूष ग्रंथि है, इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मास्टर ग्लैंड। तो आज की वीडियो में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर। तो आपको बताना है कि स्पीयरमैन के अनुसार इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर कौन से हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।